हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस कम समय में ही हम अच्छा कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो उसके लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर फिर आ चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे चीट शीट के माध्यम से कि 7 मार्क्स आपको जो बायोमोलिक्यूल से मिलने हैं वो पक्के कैसे होंगे। यानी कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये 7 नंबर का है बेटा। तो ये 7 नंबर में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं हम आपको नियमता बताएं तो बायोमोलिक्यूल से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो फिक्स क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर साल बायोमोलिक्यूल में जो भी क्वेश्चन आता है वो हर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे। जो टर्म्स हम आपको बताएंगे उसको आप हमारे साथ साथ नोट करिएगा। बायोमोलिक्यूल से आपकी समस्या हम तुरंत निपटा देते हैं। यानी कि बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उस प्रॉब्लम का निदान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों हम परेशानी का सामना करेंगे, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से बायोमोलिक्यूल में क्या बात करनी है। व्हाइट बोर्ड देखो, बायोमोलिक्यूल के पोर्शन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब बायोमोलिक्यूल में क्या डिस्कस करेंगे जरा गौर से समझिएगा, क्लियर करा देते हैं। स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही होगी। इस स्क्रीन पर हम बात आपसे करेंगे कि बायोमोलिक्यूल में वो कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाला है। स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं आपको, जिससे वीडियो में क्लियरिटी दिखेगी। देखिए, चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल है। अब इस बायोमोलिक्यूल में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जरा देखिएगा, हम आपसे वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है बायोमोलिक्यूल में। इसमें शॉर्ट नोट, डिफाइन, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम में आने चाहिए और वो आएगा भी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। बायोमोलिक्यूल का इसके पहले का लेक्चर भी हमने आपको करा दिया था। पहला टॉपिक आप साथ साथ नोट कर लीजिए, इसको पढ़ करके जाइएगा। जो बच्चे बहुत वीक है, जिनको लग रहा है कि उनका गड़बड़ हो सकता है, चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार नहीं किए हैं, वो भी ध्यान रखें कि ये टॉपिक आपके लिए रामबाण हो सकता है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहला टॉपिक, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको तैयार होना चाहिए। दूसरा टॉपिक नॉन शुगर क्या होता है, ये आपको तैयार होना चाहिए कि नॉन शुगर से आप क्या समझते हैं। और थर्ड टॉपिक आपको क्या तैयार होना चाहिए, एनोमर क्या होता है, अल्फा और बीटा फॉर्म जहां पर हम बात करते हैं एनोमर्स किसे कहते हैं। और फोर्थ टॉपिक में हमें यह तैयार होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। ग्लाइकोसिडिक, ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ते थे बॉन्ड को, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है, ये तो बहुत आया है, बहुत बार आया चुका है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एग्जाम में लिखने के लिए। ग्लाइकोसिडिक के बाद अगला क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको रेडी कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का एप्लीकेशन भी आप तैयार करके रखें। एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये वो बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं कुछ पढ़ा होगा तो भी इसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन अच्छे फंस जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोजन के बाद फिर हम बेटा बात करेंगे पेप्टाइड लिंकेज, यानी कि CONH के द्वारा जो आप जोड़ते थे एमिनो एसिड को, वह हमारा पेप्टाइड लिंकेज हो गया। उसके जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले टर्म्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेप्टाइड लिंकेज के बाद हमारे पास आता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी कि अगला लिंकेज क्या है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसके बारे में भी शॉर्ट नोट आ चुकी है, PO4 ग्रुप से हम कैसे जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड,
इसेंशियल जो हमारे बॉडी में डाइट के थ्रू नहीं, हमारे बॉडी में खुद जनरेट हो रहा है। नॉन इसेंशियल का मतलब हुआ जिसको हम बाहर से यूज करते हैं। तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ आया हुआ है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए, ये डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। उसके साथ साथ आपको ज्वीटर आयन जो डाइपोलर आयन है, यह भी क्वेश्चन मतलब जितना ही कहे उतना कम है, पिछली साल भी आया, तो ज्वीटर आयन भी आएगा एग्जाम में, तो आप इसको तैयार करके रखिएगा। उसके बाद एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि अगला क्वेश्चन है कि एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड को जस्टिफाई करने को आ सकता है कि एमिनो एसिड जो होता है उसका बिहेवियर एम्फोटेरिक क्यों होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे, एमिनो एसिड्स का बिहेवियर एम्फोटेरिक इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों पाया जाता है। उसके साथ साथ अगली बात हम पढ़ेंगे कि फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो आपने पढ़ा है उसका एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। फाइब्रस प्रोटीन में दो तरह की प्रोटीन आपने पढ़ा था, एक थी केराटिन थी और दूसरी क्या थी बेटा, मायोसिन थी। तो केराटिन और मायोसिन ये कहाँ होती है, ये आपकी हेयर में होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है, तो ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए। तो केराटिन और मायोसिन की भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी हो तो बेटर है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन के बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन, रोल ऑफ H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो CONH के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तब जाकर ऐसा स्ट्रक्चर बना है, तो वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये एग्जाम में आएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हमने बताया था कि जब हम pH में चेंज कर दें या फिर हम हीट ज्यादा कर दें, डाइल्यूशन कर दें, तो ऐसी केस में क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी छोड़ देती है, चेंज कर देती है, इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाएं। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था कि विटामिन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है और दूसरा क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। इसमें बी एंड सी पढ़ते हो, B12 हमारा एक्सेप्शन होता है, ये अलग से लिखना है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। और यहाँ पर जो फैट सोल्यूबल पढ़ते हो तो फैट सोल्यूबल में क्या हो जाएगा बेटा, फैट सोल्यूबल में A, D, E और K, ये फैट सोल्यूबल हो गए। तो ये विटामिन का भी केस एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे नंबर में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इसे करें। उसके बाद बेटा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास अगला टॉपिक आया कि जहां पर हम बात करेंगे 16 पॉइंट की, इसमें खूब डिफिनीशन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है डिफाइन हेरेडिटी, हेरेडिटी को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का जो ट्रांसफर है उसे हम हेरेडिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। डीएनए एंड आरएनए का जो बेस है इसके अंदर वो पूछा जा सकता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें हम पढ़ते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, और इसमें क्या होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल हो जाता है, थायमीन इधर रहता है, यूरेसिल, तो इसके बेस की जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद 17 के बाद 18 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें जानकारी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वैसे हम पीछे ही उसको लिख चुके थे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, ये इसकी जानकारी अगर है। हम कहते हैं कि इसमें दो न्यूक्लियोटाइड्स को हम क्या करते हैं, PO4 के द्वारा 3 और 5 लिंकेज, C3 और C5 लिंकेज करा देते हैं, तो ये बन जाता है। 18 के बाद 19 नंबर पे आते हैं, तो 19 नंबर पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप इसको जरा ध्यान रखिएगा कि हर किसी का जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, इससे हम पैटर्निटी का पता कर सकते हैं, क्रिमिनल्स की पहचान होती है। 20 नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका रोल क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ये क्वेश्चन बनता है। फिर 21 नंबर पे आएंगे बेटा, तो हार्मोन्स का पोर्शन है, तो हार्मोन्स जो हमारे यहाँ सिलेबस में है और उसका रोल क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस हो गए। अब एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर हमने डिस्कशन नहीं किया, जैसे वो कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अगर ग्लूकोज का ट्रीटमेंट हम HI के साथ करा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है, ये भी आ चुका है। उसके बाद ये हमने पीछे कंठस्थ सीरीज में हमने बड़े डिटेल में यहाँ समझाया था कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो अब ऐसा बताया गया कि ये पढ़ के ही जाना है, उसके अलावा जो पढ़ के जाइए आप अलग बात है। उसके बाद फिर हम और आगे की तरफ चलते हैं, तो हमने ये भी बताया था, ये तो हो गया कि हम क्या क्या इसमें समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और था कि अगर हम ऑक्साइन कैसे बनाते हैं, है ना, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ एक ट्रीटमेंट था, तो ऑक्साइन कैसे बनाते हैं, साइनोहाइड्रीन कैसे बनाते हैं, HCl से ट्रीट कर देंगे साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, और ग्लूकोज को अगर NH2OH से ट्रीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइन बन जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़े थे कि अगर ग्लूकोज को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रख दे तो क्या बनेगा, सैकरिक एसिड, और अगर ग्लूकोनिक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रख दे तो भी सैकरिक एसिड बनेगा। तो ये कन्वर्जन टाइप के भी क्वेश्चंस याद रखिएगा। एक बात और छोटी सी ध्यान रखिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड में आपने पढ़ा था, तो सुक्रोज क्या होता है, C1C4 लिंकेज उसमें होता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज का। उसके बाद अगर हम लैक्टोज में जाते हैं, माल्टोज में जाते हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 लिंकेज होता है। उसके बाद अगर लैक्टोज में जाते हैं तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो इसका जो लिंकेज होता है वो C1C4 लिंकेज यहां पर भी होता है, तिरछा सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑक्सीजन के थ्रू बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इससे बाहर चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। और इसके साथ साथ जितना मैंने बताया, इसको सुनने के बाद एक बात और ध्यान रखना है कि सैंपल प्रॉब्लम और इंटेक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लगाओगे तो खुद ही समझ में आएगा, यार ये तो जो चीजें पढ़ी है वो इसी में है। इंटेक्स लगाओगे तो भी क्लियर हो जाएगा, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन और सैंपल प्रॉब्लम, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एक बार रीड कर लेना है बस, ठीक है, एक बार ऐसे पढ़ लेना है रफली। और लास्ट में 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, वो कई बार आ चुके हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छा करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बातचीत करेंगे, नई क्लास में और नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।